चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन खत्म हो गया है। आज आखिरी दिन था और आखिरी दिन दिग्गजों ने नामांकन भरे हैं। सीएम शिवराज ने बुधनी में दाखिल किया है नामांकन। मां नर्मदा की पूजा के बाद उन्होंने पर्चा भरा। इंदौर में कमलनाथ ने प्रत्याशियों के नामांकन कराए हैं। जीतू पटवारी ने नामांकन रैली में दौड़ लगा दी है। 2 नवंबर तक नाम वापसी कर सकते हैं उम्मीदवार। 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। तो दोनों तरफ से कई बागियों ने अब पर्चे भर दिए हैं और बागियों को मनाने की एक बड़ी चुनौती। देखिए अभी तक तो केवल जो है टिकट बांटने की चुनौती थी, उसके बाद लोग नाराज हुए। नाराजगी के बाद अब जो बागी मैदान में डट गए, अब उनको मनाने की चुनौती, बहुत बड़ी चुनौती दोनों ही पार्टियों के लिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नामांकन के दौरान आखिरी दिन आज बुधनी पहुंचकर मुख्यमंत्री ने अपना पर्चा दाखिल किया। सीएम शिवराज के साथ उनकी पत्नी साधना सिंह, बेटे कार्तिकेय चौहान और विदिशा सांसद रमाकांत भार्गव भी मौजूद थे। इस दौरान नामांकन रैली में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और लाडली बहनें मौजूद थीं। नामांकन दाखिल करने से पहले सीएम शिवराज ने सपरिवार पूजा आराधना भी की। सीएम सबसे पहले अपने पैतृक गांव जैत पहुंचे। यहां नर्मदा पूजन के साथ साथ कुल देवी देवताओं की भी आराधना की। इसके बाद सलकनपुर पहुंचकर मां विजयासन के दर्शन किए। तो देखिए 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सबसे पहले नर्मदा पूजन किया। सीहोर में आप तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फिर अपने पैतृक घर गए, वहां पे उन्होंने पूजा अर्चना की और सलकनपुर माता के मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। और ये देखिए नामांकन जमा करने के लिए पहुंचे बुधनी में शिवराज सिंह चौहान। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। तो देखिए बड़ी संख्या में उनके साथ इस दौरान लाडली बहनी भी थी, कार्यकर्ता भी थे। तो देखिए आमने सामने आपको बता रहे हैं शिवराज सिंह चौहान बीजेपी से, विक्रम मस्ताल कांग्रेस से। देखिए आमने सामने तस्वीरें बुधनी से। अब सब कुछ स्पष्ट हो चुका है। बुधनी से शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के मुखिया जो कि लड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, और विक्रम मस्तान जो कि आपने इन्हें रामायण में हनुमान के किरदार में देखा था, ये कांग्रेस की तरफ से ताल ठोक रहे हैं। नामांकन के आखिरी दिन आज बालाघाट में उस समय दिलचस्प नजारा दिखाई दिया जब घोषित प्रत्याशी मौसम बिसेन की जगह उनके पिता और बीजेपी के कद्दावर नेता गौरीशंकर बिसेन ने पर्चा दाखिल कर दिया। दरअसल पार्टी की तरफ से बी फॉर्म भी गौरीशंकर बिसेन के नाम पर ही जारी हुआ। बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट में पहले तो मौसम बिसेन का ही नाम घोषित किया गया था, लेकिन कुछ दिन बाद ही गौरीशंकर बिसेन ने पर्चा दाखिल कर हलचल मचा दी थी। खबरें आई कि मौसम का खराब स्वास्थ्य इसकी वजह है, लेकिन आज नामांकन दाखिले के समय मौसम जिस तरह से पूरे समय अपने पिता के साथ रहीं, उससे ये तो जाहिर हो गया है कि पार्टी की सहमति के बाद गौरीशंकर ने पर्चा भरा है और इसकी वजह बालाघाट में जीत को सुनिश्चित करना रहा है। एमपी के सियासी इतिहास में शायद ये पहला मौका होगा जब एक बेटी ने पिता के लिए अपनी उम्मीदवारी छोड़ दी। तो देखिए पार्टी की सहमति के बाद अब पिता उम्मीदवार है, ये साफ तौर पर जाहिर हो गया, क्योंकि मौसम बिसेन वहां पर मौजूद थी, पिता के साथ ही मौजूद थी, नामांकन के दौरान मौजूद थी। तो ये साफ है। और उन्होंने हालांकि जो कारण बताया गया है वो मौसम का खराब स्वास्थ्य बताया गया और उसी वजह से उन्होंने जो है वहां से चुनाव नहीं लड़ा और उनके पिता गौरीशंकर बिसेन वहां से उम्मीदवार रहे। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे, हमारे महाकौशल के ब्यूरो चीफ निशान बिसेन जी जुड़ गए। निशान जी, देखिए एक बड़े सवाल भी उठे, कयास लगाए गए थे उस वक्त जब मौसम को टिकट दिया गया था। लोग कह रहे थे गौरीशंकर बिसेन को मिलेगा, लेकिन मौसम को मिलेगा, मौसम को दिया गया था। लेकिन अब नामांकन रैली में हम देख रहे हैं सब कुछ बदला हुआ दिखाई दिया। इसका मतलब तो यह है चूंकि मौसम साथ में थी, तो क्या बीजेपी की पूरी तरह से सहमति थी? क्या कुछ जानकारियां सामने आई हैं अभी?
देखिए, बिल्कुल मैं ललित आपको बताऊं कि लगभग 1 साल पहले गौरीशंकर बिसेन ये ऐलान कर चुके थे कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। लेकिन जब टिकट आई उसके बाद जिस तरीके से मौसम बिसेन के स्वास्थ्य को लेकर खबरें आई तो एक तरीके से ऊहापोह की स्थिति थी कि आखिरकार होगा क्या। लेकिन जिस दिन गौरीशंकर बिसेन ने नामांकन दाखिल किया, ये साफ हो गया था कि कहीं ना कहीं मौसम बिसेन इलेक्शन को लेकर अनिच्छुक हैं। वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं या इसके पीछे की और भी जो वजह हों। आखिरकार हुआ वही जो हम लगातार बीते कुछ दिनों से चैनल के माध्यम से कह रहे हैं। गौरीशंकर बिसेन ने आज प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि 230 सीटों के ऐलान के बाद एकमात्र प्रत्याशी बदला गया, वो भी अघोषित तौर पर, क्योंकि घोषित तौर पर गौरीशंकर बिसेन प्रत्याशी नहीं बने, लेकिन एबी फॉर्म उन्होंने ही जमा किया। 7 बार विधायक रहे हैं, 2 बार सांसद रहे हैं, बहुत लंबा संसदीय अनुभव है और हवा का रुख उन्होंने जो भी भांपा हो उसके मुताबिक ये फैसला लिया गया है। और जो आज बॉडी लैंग्वेज थी मौसम बिसेन की, आज दिन भर ये कयास चलता रहा कि मौसम बिसेन और गौरीशंकर बिसेन के बीच क्या केमिस्ट्री है, लेकिन मैं इस बात को बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा कि पिता पुत्री के बीच जो केमिस्ट्री होती है वही उनके बीच रही और मौसम ने पूरे आज के कैंपेन को लीड किया। जी बिल्कुल, हम तस्वीरें भी देख पा रहे थे, वो बेहद ही खुश नजर आ रही थी यहाँ तस्वीरों में। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत इस पूरी जानकारी के लिए। तो खास तौर पर पार्टी ने सहमति दी है, अब जीत सुनिश्चित करना चाहती है पार्टी और इसी के लिए अब पिता के लिए टिकट कुर्बान कर दिया है मौसम ने। तो इसके चलते कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बसपा हो या फिर समाजवादी पार्टी, तमाम जो दल है उनमें कई निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी अपने नामांकन दाखिल किए हैं। प्रदेश के कई जिलों में निर्वाचन कार्यालयों में इसे लेकर सुबह से गहमा-गहमी का माहौल देखने को मिला। हम आपको इससे ही जुड़ी हुई कुछ 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। जबलपुर में कई प्रत्याशियों ने पर्चा भरा है। महाराजपुर विधानसभा से कांग्रेस विधायक नीरज विनोद दीक्षित समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे। उमरिया जिले की मानपुर विधानसभा से बीजेपी का दामन छोड़कर आम आदमी पार्टी में गई उषा पोल ने पर्चा भरा। दमोह से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी चाहत पांडे ने बैलगाड़ी पर सवार होकर समर्थकों के साथ वो कलेक्ट्रेट पहुंची और फिर पर्चा भरा। देखिए 8 तस्वीरें ये दिखाने के लिए काफी कि आज का दिन किस तरह का माहौल रहा। उधर आज से खबर आई जहां बीजेपी प्रत्याशी मधु गहलोत भावुक नजर आए। मंच पर नामांकन रैली के दौरान फूट फूट कर रोए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी विपिन वानखेड़े पर उन्होंने आरोप लगाए, लेकिन इस दौरान तस्वीरें कुछ अलग थी, वो बेहद ही भावुक नजर आए। तेरे भाई भी वही है, तेरा पिता भी वही है। मैं इस सागर विधानसभा में कदम नहीं रखूंगा। आप लोग अगर मेहनत करना चाहते हो मुझे जिता देना, और नहीं तो मैं ताज जीवन यही रहूंगा। मेरा जीना भी यही, मरना भी है। मधु भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विपिन के न मान ले। अजय टंडन ने भाजपाइयों को ताल ठोक कर चैलेंज कर दिया। दरअसल कांग्रेस बीजेपी के प्रत्याशियों ने नामांकन भरा, उम्मीदवारों ने रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया और जैसे ही कांग्रेस के प्रत्याशी की रैली अस्पताल चौराहे पर पहुंची, उसी दौरान बीजेपी की रैली भी वहां से गुजर रही थी। तो बीजेपी समर्थकों ने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में नारे लगाने शुरू कर दिए। उधर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी नारे लगाए। माहौल एकदम गर्म हो गया। इतने में कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन अपनी जीप से निकलकर बोनट पर खड़े हो गए और डांस करने लगे। उसके बाद उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ इशारा करते हुए ताल ठोकी और कई बार उन्हें अंगूठे भी दिए। ताल तो हम हमेशा ही ठोकते हैं और शेरों के घाई दहाड़ते हैं। मैंने तो पहले कहा, मैं तो हमेशा ताल ठोकता हूँ, आज थोड़ी ठोक रहा। जिसको टकराना हो भाजपा को आ जाए, टकरा ले हमसे। खिलाड़ी की भावना से, खिलाड़ी की भावना से ताल ठोक रहे हम खिलाड़ी की भावना से। और अभी हमारी उम्र ताल ठोकने की है। कांग्रेस जीतेगी मध्य प्रदेश के अंदर। हमारे दमोह जिले की 4 विधानसभा जीतेगी और मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस का परचम लहराएगा। विधानसभा पे हम लोग कब्जा ठोकेंगे। अपना अपना तरीका है, ये उनका तरीका होगा। हम तो अपनी बात विनम्रता से कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी दमोह की 4 विधानसभाएं अच्छे मतों से जीतेगी। बड़ा ही अंतर रहेगा ऐसा लग रहा है।
मध्य प्रदेश में सरकार के आप भी तो मंत्री रहे हैं। भारतीय और जनता पार्टी की सरकार बनेगी, अच्छे बहुमत से सरकार बनेगी, दो राय नहीं है इसमें। तो आज नामांकन का आखिरी दिन रहा, किस तरह का ये दिन रहा, कितने लोगों ने जो है नामांकन दाखिल किए, कितने बागी उम्मीदवार बचे हैं, पिछले 2 दिनों का हिसाब किताब हम जानेंगे। हमारे साथ जो है अलग अलग जगहों से जो है हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी जुड़े रहेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मनोज सैनी जी जुड़े हैं भोपाल से, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी वो हमारे साथ जुड़े हैं। अमित सोनी जी जुड़े हैं हमारे साथ जबलपुर से, उमेश पाराशर हमारे साथ ग्वालियर से और पीयूष पारे इंदौर से जुड़े हुए। हम चर्चा करेंगे कि वहाँ की स्थिति, वहाँ के हालात कैसे रहे हैं। सबसे पहले मनोज जी आपका रुख करूंगा। मनोज जी देखिए, भोपाल में अगर हम पिछले 2 दिनों की बात करें, आज तो आखिरी दिन था, कितने प्रत्याशी, सभी प्रत्याशियों ने क्या नामांकन दाखिल कर दिए हैं और कितने बागी उम्मीदवार यहां पर दिखाई दे रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों दलों ने आज अपने नामांकन दाखिल किए, लेकिन इसके साथ सपा बसपा कई जगह से निर्दलीय, तो कुल मिलाकर यदि बागी उम्मीदवारों की बात करें तो उनकी संख्या तो कम है, लेकिन सपा और बसपा सेंध लगाने की तैयारी में है। अब ये सेंध किसको लगेगी ये अलग बात है, लेकिन बसपा कहीं ना कहीं, जैसा हम देख रहे हैं, चाहे नरेला की बात करें या उत्तर की बात करें या फिर हम बात करें बाकी जो विधानसभा है उनकी बात करें, तो सभी जगह सपा बसपा और निर्दलीय लोग दिखाई दे रहे हैं। बागी कम है, लेकिन बागी ना होते हुए दूसरे जो समीकरण बिगाड़ेंगे उनकी संख्या करीब 22 से ज्यादा है। तो ये बताता है कहीं ना कहीं कि किस तरह की स्थितियां इस चुनाव में होने वाली है। और कई बार हम देखते हैं ललित कि जब बागी उम्मीदवार दिखाई देते हैं तो बागी दूसरे तरह से या तो वो बागी होकर दूसरे दल का दामन थाम लेते हैं या अपने तरह से निर्दलीय चुनाव मैदान में होते हैं। पर जो तस्वीरें ज्यादा नजर आ रही है तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा प्रभाव बीजेपी या कांग्रेस की तरफ पड़ेगा। कुछ जगह बीजेपी को नुकसान होगा, कुछ जगह कांग्रेस को नुकसान होगा। जहां तक नामांकनों की बात करें तो आज नामांकन के बाद अब ये बिल्कुल तय हो गया है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस मध्य प्रदेश में, दोनों दल, क्योंकि बायपोलर पॉलिटिक्स रही है मध्य प्रदेश में, बीजेपी कांग्रेस का सीधा सामना रहा, लेकिन ये पहला चुनाव होगा जिसमें बसपा कुछ क्षेत्रों में, खासकर बिंद की बात करें जहां हमारे सहयोगी बताएंगे, या फिर हम बात करें बुंदेलखंड की, तो यहां बसपा का प्रभाव, सपा का प्रभाव कुछ हद तक दिखाई देगा। लेकिन भोपाल में बहुत ज्यादा बागी ऐसे दिखाई नहीं दे रहे जिससे सीधे तौर पर किसी को नफा या नुकसान होगा। यानी बहुत दिलचस्प चुनाव होने वाला है। नामांकन की तारीख का आज अंतिम दिन था और कल अब कितने नामांकन वापस होते हैं, क्योंकि बागियों की गिनती जब बेहतर हो जाती है कि कितनों ने अपना फॉर्म उठाया, कौन कितने को मनाने में सफल रहा, तो वो तारीख कल रहेगी, उसके बाद देखने को मिलेगा। पर इतना जरूर है कि चुनाव बहुत दिलचस्प है, बहुत अलग है। बिल्कुल, और निश्चित तौर पर ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, दिलचस्प भी होने वाला है। मालवा निमाड़ की बात करेंगे, पीयूष पारे हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, देखो, ये मालवा निमाड़, खास तौर पर ये कहा जाता है कि मालवा निमाड़ पर ज्यादा से ज्यादा कब्जा करने की पार्टियां कोशिश करती है और जिसने ज्यादा कब्जा कर लिया उसके लिए सत्ता हासिल करना आसान हो जाता है। अभी अगर देखें, चूंकि नामांकन का आखिरी दिन था, किस तरह की तस्वीरें वहां पर दिखाई दी, और ये भी हमने सुना जीतू पटवारी दौड़ लगाते हुए दिखाई दिए। देखिए, बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें थी और मालवा निमाड़, आपने कहा कि सत्ता का गढ़ भी है और सबसे ज्यादा फोकस अगर बीजेपी और कांग्रेस का है तो वो इसी क्षेत्र में नजर आ रहा है। बागियों की हम लोग बात करें तो 66 सीट है, उसमें से 9 सीटें ऐसी है जिनमें इंदौर और उज्जैन दोनों संभाग है जहां पर बीजेपी के जो बागी हैं वो कहीं ना कहीं चुनौती पेश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए और ज्यादा मुश्किलें हैं क्योंकि 14 सीटें ऐसी है जहां पर कांग्रेस के बागी इस वक्त भी मैदान में डटे हुए हैं, यानी कि अब भी उन्होंने कहीं ना कहीं यहां पर अपना मन नहीं बदला है। तो कुल मिलाकर ये जो सीटें हैं, 14 सीटें, इन पर कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है कि कैसे इन बागियों को मनाया जाए। लेकिन जैसा मनोज जी ने जिक्र किया है कि अभी जो फॉर्म है, नामांकन है, उनकी तारीख जो है वो वापस लेने की तारीख भी अभी बची हुई है। ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पर ये कोशिश कांग्रेस की रहेगी कि इन सीटों पर कहीं ना कहीं यहाँ पर इन बागियों को ज्यादा से ज्यादा मना लिया जाए जिससे कांग्रेस की मुश्किलें कम हो। बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही है, खुद अमित शाह जैसे बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि बागियों को जल्द से जल्द मना लिया जाए। बड़े चेहरों की हम लोग बात करें तो महू में सीधे तौर पर पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार लगातार यहां पर बगावती तेवर दिखा रहे हैं जो कांग्रेस के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ा सकते हैं। राजेंद्र चौधरी हैं जो बीजेपी से नाराज होकर देपालपुर से उन्होंने आज पर्चा भरा है, तो वे कहीं ना कहीं यहाँ पर मनोज पटेल के लिए, बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। मनावर से बड़ा चेहरा है रंजना बघेल, पूर्व विधायक रही है, बड़ा नाम है बीजेपी के लिए, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर लगातार जो है वो नाराज बताई जा रही है, लिहाजा वहां भी कोशिशें की जा रही है। हर्षवर्धन सिंह चौहान है जो बुरहानपुर से कहीं ना कहीं यहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में नजर आ रहे हैं। तो ये बड़े चेहरे हैं। इसके अलावा खंडवा, खरगोन, झाबुआ, मनावर, अलीराजपुर, ये ऐसे जिले हैं जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के जो बागी चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर समीकरण बिगाड़ सकते हैं। लेकिन अंतिम दौर तक कोशिश ललित जारी है बागियों को मनाने। अंतिम दौर तक कोशिश जारी रहेगी कि बागियों को मनाया जाए, कौन सी भी पार्टी हो। लेकिन पार्टियों का फोकस ये है कि बागी अगर मान जाए तो फिर
उनके पक्ष में सब माहौल बनता हुआ दिखाई देता। बहुत शुक्रिया तो नहीं करेंगे, फिलहाल हम कोशिश करेंगे कि अलग अलग क्षेत्रों के नतीजे में हमको मिले, वहां किस तरह की स्थितियां रही है। महाकौशल का हम रुख कर लेते हैं। अमित सोनी हमारे साथ जुड़ गए जबलपुर से। अमित, उसके आसपास के जो इलाके हैं जबलपुर में या फिर उसके आसपास के इलाके महाकौशल में स्थिति किस तरह की रही है? आखिरी दिन था, नामांकन में क्या कुछ देखने को मिला? बागी कितने वहां पर तैनात दिखाई दिए? बेशक ललित, आपको बताना चाहूँगा कि कटनी, जबलपुर और नरसिंहपुर, हम तीनों की बात करते थे। जबलपुर से शुरुआत करते हैं तो जबलपुर में हम आज बात करते थे। टोटल आज आखिरी दिन था, 10 दिन तक लगातार जो है नामांकन भरने की प्रक्रिया चल रही थी और 10 दिनों के आज 146 यानी टोटल 10 दिनों के जो बीते 10 दिन थे उसमें 146 अभी तक नामांकन भरे गए। और आज देखने लायक माहौल जबलपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय यानी निर्वाचन कार्यालय का था। तमाम जो लोग थे बागी, जो जिनको टिकट नहीं मिली, जो जिन्होंने बगावत की है, वो लोग भी आज नामांकन भरने आए हैं और उन प्रत्याशियों का कहीं ना कहीं उनसे आमना सामना भी हुआ है। तो दोनों जो बागी हैं वो और जो प्रत्याशी बनाए गए हैं वो दोनों आमने सामने नज़रें भी मिलाते यहाँ पे नज़र आए। काफ़ी रोचक ये नज़ारा देखने को मिला था। ये वही बागी हैं जो कांग्रेस और बीजेपी के दलों से टूट के अलग अलग दलों पे जाके टिकट ले रहे हैं। कुछ निर्दलीय भी खड़े हो रहे हैं। हम बात करते हैं जबलपुर के उत्तर मध्य विधानसभा की, तो इस विधानसभा का बीते 10 दिनों में एक सिनेरियो बदला। यहाँ पे हालांकि सबसे कम जो बागी हैं इसी विधानसभा से खड़े हुए लगभग 11 लोग यहाँ से खड़े हुए हैं, भर रहे हैं। और कैंट विधानसभा की बात करें तो लगभग 28 लोग जो है यहाँ से मैदान में उतरे हुए हैं। तो टोटल ओवरऑल जबलपुर की बात करें तो 146 मतदाता, माफ कीजिएगा, 146 नामांकन जो है आज भरे गए हैं। अगर देखा जाए तो बागी यहाँ पर सबसे ज्यादा है, तो पार्टी को जोर देना होगा कि किस तरह से बागियों को मनाया जाएगा। और हम उमेश पाराशर का रुख करेंगे। ग्वालियर से चंबल ग्वालियर की जानकारी देंगे, उसके आसपास के इलाकों की जानकारी देंगे। उमेश, क्या स्थिति रही? नामांकन का आखिरी दिन था। जी देखिए, जिस तरह से जो चंबल की तासीर है, बागी तो खत्म हो गए हैं, लेकिन अभी भी बागी जो नेताओं के रूप में वो बागी हो जाते हैं। अगर पूरे ग्वालियर चंबल संभाग की बात की जाए तो दोनों ही दल, कांग्रेस और बीजेपी ने अपने नामांकन भर दिए, लेकिन अभी भी दोनों ही दलों को बागियों से डर है। अगर बात की जाए तो सोपुर की बात की जाए तो बिहारी लाल जो सोलंकी हैं, उन्होंने बीएसपी, जो पहले बीजेपी में थे और बीजेपी से उन्होंने बागी होकर अब बीएसपी का दामन थाम लिया और उन्होंने नामांकन दाखिल किया। बीजापुर से अगर बात की जाए तो जो बाबूलाल सीताराम आदिवासी हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने नामांकन तो किसी पार्टी से दाखिल नहीं किया है, लेकिन विरोध के सुर जरूर देखने को मिल रहे हैं। और अगर बात की जाए तो मुरैना से पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह ने अपने बेटे को बीएसपी से टिकट दिया है और आज उन्होंने भी नामांकन भरा है। तो कुल मिलाकर बीजेपी से भी जो बागी होकर कई जो नेता हैं वो अलग अलग दलों से, चाहे बीएसपी की बात की जाए या अन्य दलों से, अपने अपने नामांकन भर दिए। तो कहीं ना कहीं अभी भी जो दोनों ही दल हैं उनको बागियों से डर लग रहा है। यानी जो बागी हैं वो कहीं ना कहीं अब वहां पर उन्होंने पूरा नामांकन है वो पूरी प्रक्रिया कर ली है। हालांकि अभी जो जितनी भी फॉर्मेलिटी थी 2 नवंबर को ये पूरा जो फॉर्म खींचने का है वो भी होगा, लेकिन अभी ऐसा लग नहीं रहा है क्योंकि जो बागी हैं उनमें साफ तौर पर आक्रोश देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि तकरीबन जो 20 सीटें ऐसी हैं ग्वालियर चंबल संभाग की 34 सीटों में से जिन पर बीजेपी को सबसे ज्यादा डर है। क्योंकि जितने भी जो पूर्व विधायक हैं या तमाम तरह के जो नेताओं की बात की जाए तो वो बागी होकर बीएसपी का दामन थाम लिया है। अगर बात की जाए तो चाचौड़ा के जो पूर्व विधायक हैं मीना, उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। वहीं लाहौर से जो रशाल सिंह है उन्होंने बीएसपी का दामन थाम लिया। और अगर संजू की बात की जाए तो पहले संजू बीएसपी के थे, लेकिन अब बीजेपी में शामिल हो गए और उसके बाद एक बार उनको टिकट कटने से नाराज थे और यही वजह कि आज उन्होंने फिर एक बार 2 तारीख तक का समय है। कोशिश तो की जाएगी कि उन बागियों को मना लिया जाए, वापस से अपने पाले में लाया जाए, या फिर वो जो है पार्टी के खिलाफ कोई दुष्प्रचार न कर पाए। ये तमाम कोशिशें जो है दोनों ही पार्टियों की तरफ से दिखाई देगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष आपका भी, अमित आपका भी, उमेश आपका भी, वहां की स्थिति के बारे में बताने के लिए। और साथ ही हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव